बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे CSJMU यूनिवर्सिटी ऑफ कानपुर की, जहां पर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम की डेट है वो आ चुकी है। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो स्कीम को लेकर के हम डिस्कस कर चुके थे, जैसा कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है CSJMU यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर 6/3/2023 को आपका पहला पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि है फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। उसके बाद यहाँ पर और सारे पेपर इनको हम डिस्कस कर चुके हैं अपने एक वीडियो में। आज के अपने वीडियो में हमारा यही है कि हमारा जो फर्स्ट पेपर है फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। तो यहाँ पर हम यूनिट वाइज, यूनिट आपकी 4 हैं और हर एक वीडियो में यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को कंप्लीट कराया जाएगा। तो यहाँ पर हम विषय सूची देख लेते हैं। पहला यूनिट में कितने टॉपिक हैं? 2 टॉपिक हैं, शिक्षा अर्थ, अवधारणा, प्रकृति एवं उद्देश्य। दूसरा है शिक्षा के अभिकरण। तो आज के इस वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि प्रीवियस ईयर में जो पेपर आया था वह ऑब्जेक्टिव प्रकार का था, लेकिन यहाँ पर आज के इस वीडियो की अगर हम बात करें तो जो इस बार पेपर कंडक्ट कराया जाएगा वो आपका सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर रहेगा। तो यूनिट फर्स्ट में हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर CSJMU के यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट करने वाले हैं आज के अपने इस वीडियो में। यूनिट सेकंड में ये आपके टॉपिक हैं, यानी दर्शन शास्त्र तथा शैक्षिक दर्शन के कार्य। यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं या आने की संभावना है, सिर्फ उनको इंक्लूड कर रहे हैं। थर्ड यूनिट में है आपके 3 टॉपिक, भारतीय दर्शन एवं इसका योगदान, और अगला है दर्शन की विचारधारा 2 है। और यूनिट फोर्थ की अगर हम बात करें तो यूनिट फोर्थ में है भारतीय शैक्षिक विचारक महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, गिरजू भाई स्वामी, ठीक है, विवेकानंद और कृष्णमूर्ति। उसके बाद अगर हम अगला देखें तो पाश्चात्य शैक्षिक विचारक प्लेटो, रूसो, पोलो फ्रेरो एवं जॉन डीवी हैं। तो इतने लोग हैं और यहाँ पर 4 यूनिट हैं। चूँकि आपका जो पेपर है वह 6 तारीख को है, तो कल तक की सभी वीडियो को कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो अगला देखेंगे हम, ये आपका इंग्लिश में सिलेबस है, ठीक है। हिंदी में बात कर चुके हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर। तो यूनिट फर्स्ट के वही सारी चीज़ें सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये आपकी इंग्लिश में है। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर की बात की जाए कि जो कि आपका 2021-22 में कंडक्ट कराया गया था बीएड फर्स्ट सेमेस्टर CSJMU में फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पर इस पेपर की अगर हम बात करें तो ये जो पेपर था ये 100 मार्क्स का था, ठीक है। इसमें 75 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने थे और ये ऑब्जेक्टिव टाइप का था, कुछ इस तरह था। ये आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है, 1.5 घंटे में कंप्लीट करना था। इस बार आपको 2 घंटे में कंप्लीट करना है। कैसा पेपर क्या कुछ आएगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किस तरह से आप जो है पेपर अटेंड करेंगे, यानी आपका इस बार डिस्क्रिप्टिव होगा तो उसी के बेस पे आपको जो है पेपर करना होगा। और पेपर की बात करें तो आपका सब्जेक्टिव होगा और जो पेपर की टाइमिंग है वह 2 घंटे की रहेगी। और यहाँ पर लघु और अतिलघु, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को ही सम्मिलित किया जा रहा है इस बार। तो यहाँ पर हम यूनिट फर्स्ट शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लघु और दीर्घ प्रश्न हैं उनको ही हम रख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव चूँकि पूछे नहीं जाएंगे तो उनको हम कंप्लीट नहीं करेंगे। हमारा एम है दीर्घ एवं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो फर्स्ट यूनिट में दीर्घ एवं लघु उत्तरीय प्रश्न, कुछ इस तरह के प्रश्न हैं। शिक्षा की अवधारणा बताइए तथा इसकी परिभाषा देते हुए इसकी विशेषता स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए संबंधित लघु प्रश्न भी इनसे बन जाएंगे कि शिक्षा की अवधारणा ये पूछ सकता है, चूँकि 9 लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा, तो 45 मार्क्स का पूरा ये पोर्शन रहेगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। शिक्षा की अवधारणा बताइए, शिक्षा से तात्पर्य एवं प्रकृति, शिक्षा की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए, शिक्षा की परिभाषा दीजिए। तो इतने क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न अगर हम शिक्षा के बारे में बात करें। देखिए कानपुर यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये 2017 में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। चूँकि अगर हम 20 की बात करें तो आपका पेपर हुआ नहीं था, ठीक है, कोरोना काल था। 21 और 22 में आपका ऑब्जेक्टिव आया था। तो हम प्रीवियस ईयर में जैसे भी आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे उनके आधार पर ही यहाँ पर चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए उत्तर भी दिया हुआ है
इनके उत्तर की बात करें तो दिया है अति प्राचीन से शिक्षा मानव के सर्वांगीण विकास का स्रोत रहा है। शिक्षा के बारे में बात करें तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया है एजुकेशन का। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है सीखना या सिखाना, ठीक है। शिक्षा का अर्थ पाठशाला या विद्यालय में विविध अध्ययन करने से लिया जाता है। विद्वानों का विचार है कि विद्यालय में ही बालक को शिक्षा दी जाती है, वहीं पर रहकर वे जीवन के भविष्य का निर्माण करते हैं। वहीं पर व्यक्ति के सामान्य व्यवहार की रचना होती है और उसी के अनुरूप उसके चरित्र के व्यक्तित्व का विकास होता है। आगे दिया है शिक्षा के विषय में डॉक्टर वी डी भाटिया करके दिया है। उन्होंने बताया कि उद्देश्य के ज्ञान के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान होता है जिसे अपने लक्ष्य या मंजिल का पता नहीं होता है। देखिए, शिक्षा के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं। कॉन्सेप्ट में आप उन चीज़ों को रखिएगा जो शिक्षा के बारे में तथ्यात्मक है, ठीक है, व्यवहारिक ना हो कि तथ्यात्मक है। यहाँ पर शिक्षा की परिभाषा की बात करते हैं तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय, देखिए परिभाषाएं आप जरूर इंक्लूड करेंगे। अगर लघु है तो एक परिभाषा, और अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से पूछे जा रही है शिक्षा की परिभाषा तो लगभग आपको 3 परिभाषाएं डालनी होंगी, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी राइटर का नाम नहीं याद आ रहा है तो अपने मन से भी बना के लिख सकते हैं। तो यहाँ पर गांधी जी ने क्या कहा है, शिक्षा से अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के सर्वांगीण विकास का संबंध शारीरिक, मस्तिष्क एवं आत्मा से है। देखिए, इस तरह से जो ये स्टेटमेंट है, गांधी जी हो गए, विवेकानंद हो गए, DUV हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके बीएड तक ही नहीं, अगर हम बात करें यूपी टेट, सीटेट, तो इनके स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट आप याद करिएगा, स्पेंसर हो गए, देखिए यहाँ पर हम बताते चल रहे हैं जो आपको पढ़ना है। स्पेंसर की पढ़ लीजिएगा, प्लेटो की पढ़ लीजिएगा। प्लेटो ने क्या कहा, शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों के बालकों में नैतिकता का विकास करे। स्पेंसर ने कहा शिक्षा में आदतों, स्मरण, आदर्श, स्वरूप, शारीरिक एवं मानवता, कौशल, बौद्धिकता एवं रुचि, नैतिकता, विचार, ज्ञान ही नहीं विधियां भी सम्मिलित। इस तरह के स्टेटमेंट दे देता है, पूछता है इसमें से कौन जो है इसके लेखक है। स्पेंसर दे देगा, प्लेटो दे देगा, कांट दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से पूछ लेता है यूपी टेट की अगर हम बात करें। उसके बाद अगली जो परिभाषा इंपॉर्टेंट हो जाएगी वो पेस्टोलॉजी की याद कर लीजिएगा, जॉन DUV की। यहाँ पर काफ़ी सारी परिभाषाएं हैं, तो यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, आपको PDF भी प्रोवाइड कराई जाएगी टेलीग्राम चैनल पर स्टडी विद स्वाति के, तो ये आपको कल शाम को प्रोवाइड कराई जाएगी 4 यूनिट की, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको सिर्फ पढ़ाया जा रहा है, तो आप इन चीज़ों को देख लीजिए। और ये जो बिल्कुल परिभाषाएँ हैं, ये आपकी कानपुर यूनिवर्सिटी का ही सारा मैटर है, बिल्कुल आप डिक्टो ये तैयार कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। फिर ये सारी परिभाषाएं हो गई। स्पष्टीकरण में क्या बताया है कि ये सभी परिभाषाएं यह स्पष्ट करती हैं कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, बालक को समाज में रहने वाले विकास की क्षमता वृद्धि करने में महत्वपूर्ण योगदान या योग देती है। शिक्षा अनेक महत्वपूर्ण गुण होते हैं शिक्षा में, वे गुण शिक्षण के माध्यम से ही विकसित होते हैं। कुल मिलाकर व्यक्ति को एक संपूर्ण व्यक्ति बनाने में योगदान देते हैं, ठीक है। तो शिक्षा का महत्व सभी परिभाषाओं में अलग अलग लेखकों ने स्पष्ट किया है, आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। उसके बाद शिक्षा की प्रकृति के बारे में बताया है। शिक्षा देखिए विज्ञान भी है, शिक्षा कला भी है। ऑप्शन में आपको मिला होगा इस बार कि शिक्षा क्या है, कला है कि विज्ञान है। तो देखिए कला भी है और विज्ञान भी है। कला के बारे में क्या कहा है कि सभी विद्वानों की एकता उनमें विधिशास्त्र में निहित होती है, ना कि विषय वस्तु में। ये है कार्ल पियर्सन ने दी है परिभाषा। विज्ञान की प्रमुख विशेषता तथ्यात्मक सार्वभौमिकता और उसकी प्रामाणिकता, कार्यकारक संबंधों की खोज तथा नियमों पर आधारित भविष्यवाणी करना इत्यादि चीज़ें शामिल है। कला का क्या आशय है? कला ज्ञान की अपेक्षा कौशल में निहित होती है। तो अगर आपसे पूछे शिक्षा क्या है तो आप शिक्षा, इसमें आंसर डालना शिक्षा कला और विज्ञान दोनों। प्रकृति पूछेगा शिक्षा की प्रकृति कैसी है, तो कला और विज्ञान दोनों रूप में इसकी प्रकृति निहित है। बाकी प्रकृति के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो लेकिन जो मेन चीज़ें मैंने बता दिया कि जो शिक्षा है वह कला और विज्ञान दोनों, इसकी प्रकृति कला और विज्ञान दोनों में निहित है, ठीक है। तो इसे आप पढ़ सकते हैं, चूँकि थियोरेटिकल है तो काफ़ी इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इन्हें वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें शिक्षा के बारे में हो गई, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछता है कि शिक्षा की विशेषताएं। शिक्षा की विशेषताएं जो आपको लघु में बहुत पूछता है, यानी शॉर्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर
हेडिंग वाइज चीज़ें देखेंगे। सचेतन प्रक्रिया है या विकास की एक प्रक्रिया है, शिक्षा एक प्रक्रिया है, शिक्षा एक द्विमुखी में ये ट्रायंगल बना दीजिएगा, इसमें टीचर और स्टूडेंट रहता है, ठीक है। वहीं अगर हम आगे पॉइंट की बात करें तो शिक्षा की प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है, क्योंकि आप सभी को पता है जो हम सीखते हैं वह जीवन पर्यंत चलता रहता है, ठीक है, वही बात कह रही है। तो इसके बाद आगे शिक्षा के दो पक्ष होते हैं, यहाँ पर दोनों पक्षों के बारे में दिया है, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक, ठीक है। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं शिक्षा। और भी आप पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं, आप डाल सकते हैं शिक्षा कलाएं विज्ञान है, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है जो कि जॉन डीवी ने बताया है, ये भी आप पॉइंट अपने आप से बना के, जिसमें टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो विशेषता है ना, इसमें आप खुद से भी बना के लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए, ठीक है। बस उसके बाद यहाँ पर कुछ और लघु हम देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में देखिए आए 2016-18, यहाँ पर उन्हीं क्वेश्चनों को हम रख रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। शिक्षा के शाब्दिक अर्थ को बताइए, शिक्षा के शाब्दिक अर्थ में हम देखेंगे अभी क्या क्या चीज़ें आप लिखेंगे। शिक्षा के संकुचित व्यापक अर्थ, शिक्षा के विस्तृत अर्थ से आप क्या समझते हैं, ये देखिए आया था कानपुर यूनिवर्सिटी 2016 के पेपर में। जे शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, इस कथन के संबंध में अपने विचार, ये 2018 में आया था। तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। शिक्षा अपने आप में एक विस्तृत शब्द है जिसके माध्यम से कोई भी मनुष्य, विशेषकर शिशु, अपनी आंतरिक भावनाओं को प्रकट कर सकता है। शिक्षा का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द एजुकेशन होता है। इस अंग्रेजी भाषा के शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 3 शब्दों से हुई है, एजुकेटम, एजुसियर और एजुकेयर। ये सारे चीज़ें आएंगी शिक्षा के शाब्दिक अर्थ में, चूँकि शब्द के अर्थ से आपको इसको एक्सप्लेन करना है। एजुकेटम शब्द की उत्पत्ति 2 शब्द ए यानी ई आपका दिया तथा डी को के योग से हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है आगे की ओर बढ़ना अथवा अंदर से विकसित होना। ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कि शिक्षा किन 2 शब्दों से मिलकर बना है। आगे दिया इसका अर्थ हम इस प्रकार ले सकते हैं कि जन्म के समय शिशु में जन्मजात प्रवृत्तियां होती है तथा कुछ समय पश्चात जब वह अपने आसपास वातावरण में संपर्क में आता है उस शिशु के अंदर छिपी हुई शक्तियां विकसित होना प्रारंभ कर देती हैं। ये सारी चीज़ें हैं शिक्षा के शाब्दिक अर्थ में, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आगे दिया है इसी प्रकार एजुसेयर या एडुकेयर शब्दों का अर्थ है कि निकालना, यानी इसका अर्थ है आगे बढ़ना या विकसित करना। इस प्रकार शिक्षा का शाब्दिक अर्थ मनुष्य की जन्मजात शक्तियों को विकसित करना व उन्हें आगे बढ़ाना है या बढ़ना है। शिक्षा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से हुई है जिसका अर्थ या तात्पर्य होता है सीखना व सिखाना। मैंने शुरुआत में एक शब्द में बताया था शिक्षा का अर्थ होता है सीखना या सिखाना, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही शब्दों में आप चीज़ें परिभाषित कर सकते हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं, बस इसे पढ़ लीजिए कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, अपने शब्दों में लिखिएगा, ठीक है। रटने की कोई जरूरत नहीं, बस परिभाषाएं 1 2 3 परिभाषाएं आप लॉन्ग के लिए रट लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है परिभाषाएं। आप कुछ ना लिखे, कुछ भी अंतर्गत बना के लिख दे, लेकिन परिभाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। शिक्षा का संकुचित अर्थ देखिए, व्यापक अर्थ में क्या था कि जो एक बड़े क्षेत्र में जैसे बच्चा परिवार में, समाज में, समुदाय में सीखता है, और संकुचित अर्थ में जो विद्यालय, कॉलेज, स्कूल में सीखता है, जहाँ पर बस डिग्री हासिल कर ली और शिक्षा समाप्त हो गई, तो यह संकुचित अर्थ में लगाया जाता है। यही सारी बातें दी हुई हैं, ठीक है। इसे आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो बता दे रही हूँ। टाइम कम बचा है, आप याद नहीं कर पाएंगे, तो आप अपने शब्दों में शिक्षा का अर्थ संकुचित अर्थ में लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए परिभाषाएं भी दी हुई हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, शब्द अपने आप से बना के लिखिएगा, बाकी ये चीज़ें जो है रट लीजिएगा। क्या परिभाषाएं, राधा कृष्णन ने बताया छात्रों के जीवन उपार्जन करने में सहायता देना शिक्षा का प्रमुख कार्य है, ठीक है। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब देखिए यहाँ शिक्षा का अर्थ आ गया। शिक्षा का अर्थ क्या है, व्यापक अर्थ में वही है जो निरंतर चलती रहती है शिक्षा, ठीक है, जो एक समुदाय में मतलब एक स्कूल विद्यालय तक ही नहीं सीमित रहती, परिवार से शुरू होती है, घर परिवार से, समाज से, ठीक है, समुदाय से और
विद्यालय से इन सभी को मिलाकर शिक्षा का व्यापक रूप हो जाता है। संकुचित अर्थ में सिर्फ आपका स्कूल होगा, कॉलेज होगा, विश्वविद्यालय होगा, लेकिन व्यापक अर्थ में ये हर जगह से होती है, चाहे आपका अंतर्राष्ट्रीय हो चाहे राष्ट्रीय हो, ठीक है, ये व्यापक अर्थ है। और इसमें जो है मनुष्य जीवन पर्यंत सीखता रहता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हर जगह से शिक्षा प्राप्त करता रहता है, यही हो गया व्यापक अर्थ। दोनों में अंतर भी समझ जाएंगे आप, और अगर अंतर पूछ ले तो इन दोनों में साफ साफ अंतर मैंने आपको बता दिया। फिर यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे यहाँ पर राइटर ने अपनी अपनी परिभाषा दी है शिक्षा की, ठीक है, शिक्षा के बारे में बताया है। महात्मा गांधी ने बताया शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो बालक और मनुष्य के शारीरिक, मन, आत्मा का सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वांगीण विकास करे। शिक्षा का वास्तविक अर्थ, ये वास्तविक अर्थ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, जो मैंने बता दिया बस आप वही पढ़ लीजिएगा। फिर भी आपको देखना है तो इसे बिल्कुल देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। फिर इम्पोर्टेंट आ जाते हैं लघु और लॉन्ग प्रश्नों में। औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा में अंतर बहुत पूछता है, ये आपको 2006, 2015, 2016 में पूछा गया। जो भी पूछे गए हम उन्हीं प्रश्नों को रख रहे हैं। शिक्षा तथा साक्षरता व अनुदेशन में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, हम औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा, 3 प्रकार की शिक्षा के प्रकारों की बात करें तो 3 प्रकार की शिक्षा होती है। पहला होता है औपचारिक शिक्षा, दूसरा अनौपचारिक शिक्षा और तीसरा निरौपचारिक शिक्षा यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं, तो यहाँ पर इनको हम सीधा सीधा एक्सप्लेन करेंगे। औपचारिक शिक्षा जो स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में प्राप्त की जाती। अनौपचारिक शिक्षा जो घर में जब छोटा बच्चा होता है, घर, समाज, ठीक है, समुदाय से प्राप्त करता है। और निरौपचारिक शिक्षा जो दूरस्थ शिक्षा होती है, जो प्रौढ़ शिक्षा होती है, उसे हम निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो ये हो जाएंगे शिक्षा के प्रकार, 3 प्रकार हो गए, ठीक है, बहुत अच्छे समझ पा रहे होंगे। औपचारिक शिक्षा में समय, अवधि, टाइम सब निश्चित होता है, क्योंकि स्कूल में होता है। आप स्कूल में क्या होता है, टाइम से जाते हैं कॉलेज, ठीक है, टाइम से सारी चीज़ें आपको, एक मान लीजिए आपका बीएड जो है 2 वर्ष का है तो 2 वर्ष में कंप्लीट हो जाएगा। अनुशासन रहता है कि फाइल बनानी, ये करना, तो ये औपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा में क्या होता है, घर परिवार समाज में बच्चा चीज़ें सीखता रहता है, कोई अवधि निश्चित नहीं होती है और सीखना भी आसान होता है, ये होती है अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है, इनफॉर्मल एजुकेशन। और नॉन फॉर्मल में क्या होता है कि दूरस्थ, जिसमें कोई मतलब जैसे प्रौढ़ हो गया जो स्कूल ना जा पा रहा हो, यंग हो गया कोई जैसे स्कूल नहीं जा पा रहा है, वृद्ध हो गया, ये सब जो ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते हैं इन्हें दूरस्थ शिक्षा कहते हैं, जो ओपन यूनिवर्सिटी होती हैं। तो ये हो गया सीधा सीधा शिक्षा के प्रकार, जब भी पूछे तो ये हो गया है फॉर्मल और इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, 3 प्रकार की शिक्षाएं होती है जो कि मैंने आपको बता दी हैं। वही सारी चीज़ें इनमें लिखी हुई हैं, बिल्कुल आप अपने शब्दों में जैसा मैंने बताया आप लिख सकते हैं। बाकी तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बारे में, तो उन्हें आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल वही सारी चीज़ें हैं। प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष शिक्षा, व्यक्तित्व सामूहिक शिक्षा, सामान्य व विशिष्ट शिक्षा, ठीक है, सकारात्मक व नकारात्मक शिक्षा, ये सारी चीज़ें शिक्षा के प्रकारों के अंतर्गत दी हुई हैं। शिक्षा से मानवता का विकास होता है, आगे दिया है। शिक्षा प्रशिक्षण का कार्य है, ये विशेषताएं हैं। मार्गदर्शन का कार्य है, शिक्षा अभिवृद्धि है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है शिक्षा व साक्षरता, ठीक है। शिक्षा और साक्षरता एजुकेशन और लिटरेसी के बारे में यहाँ पर चीज़ें दी हैं। साक्षरता शब्द साक्षर से बना है, जिसका अर्थ है अक्षर से परिचित होना। साक्षरता में 3R यानी रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक, अर्थात लिखना, पढ़ना व गिनना समाहित होते हैं। किसमें, साक्षरता में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे देख लीजिएगा। यह उस मनोदशा अथवा दृष्टिकोण का परिचायक है जो हमारे प्रत्यक्षीकरण की दिशा प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया शिक्षा के बारे में और साक्षरता के बारे में, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर 3R को पढ़ लीजिएगा, इसी पर सारी चीज़ें आप लिख दीजिएगा, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। शिक्षा व अनुदेशन पूछ लेता है तो बता दीजिए। शिक्षा तथा अनुदेशन एक विचार के 2 क्रम है। शिक्षा एक व्यापक तथा विस्तृत अवधारणा, जबकि जो शिक्षा की तुलना में अनुदेशन की बात करें तो छोटा व संकुचित अवधारणा है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। मनुष्य प्रत्येक घटित परिस्थिति, प्रत्येक अनुभव से कोई ना कोई शिक्षा प्राप्त करता है। इस प्रकार यह प्रक्रिया मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। इसके विपरीत अगर हम अनुदेशन की बात करें तो अनुदेशन की समय रेखा केवल कक्षा तक है। अनुदेशन केवल तभी तक होता है जब शिक्षक कक्षा में छात्रों को पढ़ा रहा होता है। जब कक्षा की समय सीमा
समाप्त हो जाती है तो अनुदेशन भी समाप्त हो, यही सारी चीज़ें शिक्षा अनुदेशन के बारे में दी हुई हैं। चूँकि अनुदेशन जो होता है वो आपका कक्षा तक ही सीमित रहता है, जब तक टीचर जो है क्लास में चीज़ों को पढ़ा रहा था। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप जो है इसको पढ़ सकते हैं डिटेल में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पर यूनिट फर्स्ट में ही हम चल रहे हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से 2019 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, शिक्षा के अर्थ एवं प्रकृति को स्पष्ट कीजिए, शिक्षा की व्यक्तिगत उद्देश्यों की विस्तृत विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर हमने शिक्षा की प्रकृति बताया था कि शिक्षा कला और विज्ञान है, ठीक है। अर्थ को भी संकुचित और व्यापक अर्थ में एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो बिल्कुल वही फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2019 में। संबंधित लघु में शिक्षा की आवश्यकता उद्देश्य पूछ सकता है, शिक्षा के उद्देश्य के निर्माण के आधार, तो इनमें थोड़ा सा हम पॉइंट देख लेंगे। शिक्षा की आवश्यकता कई प्रकार से होती है, यहाँ पर पॉइंट देखिए दिए हुए हैं। देखिए शिक्षा की आवश्यकता किस प्रकार से हो सकती है। पहली बात तो साक्षरता के लिए, ठीक है, आप पॉइंट नोट करते चलिए। साक्षरता के लिए, ठीक है, गरीबी दूर करने के लिए, व्यक्ति शिक्षित होगा, जागरूक करने के लिए, ठीक है। ये सारे पॉइंट जो हैं आप बना के डाल सकते हैं कि शिक्षा की आवश्यकता विभिन्न प्रकार से हो सकती है। जो देश में व्यक्ति को जागरूक करने के लिए और व्यक्ति को साक्षर बनाने के लिए और छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए, सभी पॉइंट आवश्यकता में आ सकते हैं। शिक्षा के आधार की बात करें तो यहाँ पर दिया है आदर्शवादी आधार और यथार्थवादी। आदर्शवाद क्या कहता है, ये जो है भौतिकता में विश्वास करता है, इसके अनुसार जो है मानवीय गुणों को विकसित करना, साथ ही सांस्कृतिक संरक्षण पर बल देना, व्यक्तिगत जो है यहाँ पर दिया है कि आदर्शवादी समाज में शिक्षा का उद्देश्य नैतिक व मूल्यों पर आधारित रहता, परंतु उसको उद्देश्य व्यक्तिगत न होकर सार्वभौमिक होते हैं। यानी आदर्शवाद आइडियलिज्म की बात करता है शिक्षा। और यथार्थवाद यानी जीवन दर्शन, राजनीतिक विचारधारा, प्रौद्योगिकी, प्रगति, सामाजिक और आर्थिक दशा, ये सारी चीज़ें यथार्थवाद में आ जाती है, तो इन्हें भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जीवन दर्शन के बारे में दिया है, राजनीतिक विचार, वही सारे पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया है, आप अपने अकॉर्डिंग इन्हें देख सकते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आता है वो है शिक्षा के व्यक्तित्व सामाजिक उद्देश्यों की विवेचना की, इनके उद्देश्यों में समन्वय समझाइए, 2017 का था। शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य क्या हैं, सामाजिक उद्देश्य क्या हैं, शिक्षा के व्यक्तित्व और सामाजिक उद्देश्यों के प्रकार एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं, शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य से, अब ये सब देखिए 2017-18 के हैं, तो इन्हें आप जरूर पढ़िएगा। इनको हम देख लेते हैं और यूनिट फर्स्ट आज के इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। बिल्कुल इतने ही क्वेश्चन पढ़िएगा, इससे अलग आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर हम बात करें प्राचीन समय में शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों को, तो उस समय के विद्वानों को काफ़ी समर्थन प्राप्त रहता था। आधुनिक युग में भी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रगति के कारण इस उद्देश्य पर विशेष बल दिया जाने लगा, ठीक है। शिक्षा एक ऐसी दशा उत्पन्न होनी चाहिए जिसमें व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो, ठीक है। यही सारी चीज़ें देखिए बहुत उबाऊ है, ये सारी चीज़ें आप जो है शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में अपने आप से बना के लिख सकते हैं कि श्रेष्ठ व्यक्तित्व आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास करेगा या मानव मस्तिष्क का विकास करेगा। अवैक्तिक उद्देश्यों के रूप में आत्म अनुभूति की प्राप्त होती है, आत्म अभिव्यक्ति के लिए होती है शिक्षा, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर हम व्यक्तिगत उद्देश्यों की बात करें तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, हम इन्हें पढ़ सकते हैं। उसके बाद व्यक्तिगत उद्देश्यों के पक्ष में तर्क दिए हैं कि क्या क्या पक्ष में होने चाहिए तर्क, ठीक है। इन चीज़ों को आप देख सकते हैं, इन्हें वीडियो पॉज करके पढ़िएगा चूँकि आपका थ्योरेटिकल है, काफ़ी समय कम बचा है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को आप पढ़ के जो है अपने हिसाब से लिख सकते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए हैं तो उन्हें पढ़ लीजिएगा। शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य दिया है, सामाजिक उद्देश्य समाज या राज्य का स्थान व्यक्ति को अधिक महत्वपूर्ण बनाता है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं जो बालक होता है परिवार से समाज में ही आता है ना, तो समाज में क्या होता है, समाज में बहुत तरह के लोग होते हैं जिसमें जातिवाद संप्रदाय सब सम्मिलित होते हैं, तो शिक्षा अगर मिल रही है तो बच्चों को यहाँ से भी प्राप्त होती है। तो शिक्षा का उद्देश्य अगर हम बात करें तो समाविहीन अकेला व्यक्ति कल्पना की खोज, ये रमन ने बताया है, ठीक है। सामाजिक उद्देश्यों के पक्ष में तर्क दिए हैं, ठीक है, इन्हें देख लीजिएगा, आप बिल्कुल इनका स्क्रीनशॉट लेके पढ़िएगा। फिर बहुत इम्पोर्टेंट है त्रिध्रुवी प्रक्रिया और द्विध्रुवी प्रक्रिया, पूछता है कि
त्रिध्रुवी प्रक्रिया किसने दिया, तो जॉन डीवी ने। यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं, टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम, ये 3 चीज़ें बताई हैं किसने, त्रिध्रुवी प्रक्रिया में, जॉन डीवी में, जिसमें एक तरफ छात्र रहता है, एक तरफ अध्यापक और एक तरफ जो है पाठ्यक्रम। ये सारी चीज़ें जॉन डीवी ने बताई है, ठीक है, और यहाँ पर इनके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो बिल्कुल आप 3 ऐसे ही बिल्कुल डायग्राम बना करके इन चीज़ों को एक्सप्लेन करिएगा, टी एस और सी करके, ठीक है। ये हो जाएगा त्रिध्रुवी प्रक्रिया, इसके बारे में सब एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट में बता दिया। और वहीं अगर हम द्विध्रुवी प्रक्रिया की बात करें तो एडम्स ने बताया है, इसमें हमने बताया था टीचर और स्टूडेंट, करिकुलम यानी पाठ्यक्रम को सम्मिलित नहीं किया गया है, स्टूडेंट और टीचर यही 2 होते हैं शिक्षा की द्विमुखी प्रक्रिया में, और इसे बताया जो है एडम्स ने बताया, ठीक है। जॉन डीवी ने त्रिध्रुवी प्रक्रिया बताई। तो यहाँ पर इवैल्यूएशन ऑफ एजुकेशनल थ्योरी जो दी है वह एडम्स ने दी है, इसे बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा के बारे में मैंने बात कर ली थी। यहाँ पर अगर आपको अंतर देखना है तो बिल्कुल इसे आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि टाइम कम है, अदरवाइज़ हम इनको पढ़ते। मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया, बहुत शॉर्ट वे में, कि आप किस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे क्या जो इम्पोर्टेंट थे, जो पूछे जा सकते थे, मैंने बता दिया आपको। इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। फिर भी यहाँ पर अगर एक्स्ट्रा आपको चीज़ें देखनी है, आपके पास सीरीज वगैरह नहीं है, तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे घर का सर्वोत्तम स्थान, बालक का प्रथम विद्यालय। पूछ सकता है बालक का प्रथम विद्यालय क्या होता है, तो परिवार होता है, परिवार में माँ बाप भाई बहन सब होते हैं, उनसे बच्चा सीखता है, वही सारी चीज़ें। देखिए सारे जो राइटर हैं ये वही सारी चीज़ें बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पर। जनसंचार प्रक्रिया के प्रमुख तत्व पूछ सकता है कौन कौन से होते हैं, तो संप्रेषण होता है, संदेश, समाचार माध्यम, संकेतीकरण, संचय। यहाँ पे देखिए जनसंचार प्रक्रिया की बात करें तो एक होता है सेंडर यानी संदेशवाहक, सेंडर को संदेशवाहक कहते हैं। फिर मैसेज होता है यानी संदेश। उसके बाद क्या होता है, संदेशग्राही, संदेशग्राही यानी ग्रहण करने वाला। फिर प्राप्तकर्ता, संदेश प्राप्त करता। ये 4 चीज़ें होती, बिल्कुल ऐसे ही बना के एरो और बता दीजिएगा। एक तो संदेश भेजने वाला है, एक संदेश खुद होता है, एक ग्राही यानी ग्रहण करता है, और एक संदेश प्राप्त करता होता है। ये 4 चीज़ें होती हैं अगर हम संचार प्रक्रिया की बात करते हैं, बस और कुछ नहीं है। उसके बाद संचार माध्यमों की उपयोगिता के बारे में पूछ लिया है, तो इन्हें देख लीजिएगा। सूचना के आधार पर, मनोरंजन के आधार पर, ठीक है, इसे थोड़ा सा छोटा करेंगे। मनोरंजन के आधार पर, सब जन हिताय ही स्वयं हिताय करके दिया है। गतिशीलता के आधार पर, निरंतरता के आधार पर। बस ये हो गया यहाँ पर कंप्लीट यूनिट फर्स्ट। चूँकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, ठीक है। जनसंचार के माध्यम पूछ सकता है, तो माध्यम आप बता दीजिएगा। काफ़ी सारे जनसंचार के माध्यम होते हैं, टेलीग्राम, टेलीफोन, टेलीविज़न और इंटरनेट, ये सब होते हैं माध्यम। तो दोस्तों यहाँ पर आज के इस वीडियो में जितने शुरुआत में मैंने इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उनको कंप्लीट करा दिया है यूनिट फर्स्ट में। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मिलेगा यूनिट फर्स्ट का, ठीक है, सॉरी यूनिट सेकंड का, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर कानपुर यूनिवर्सिटी यानी CSJME यूनिवर्सिटी। चलिए दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।